ओके जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लिंग्विस्टिक्स में हम आगे बढ़ेंगे आज, और फोनेटिक्स और फोनोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो उसके अगले पार्ट की तरफ हमें जाना है। टॉपिक देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। क्लोजिंग पार्ट इसका रहता है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रही होगी। सिलेबल रह गया जी, सिलेबल क्या है, आज हम इस पार्ट को ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में हमने कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स और इसकी सारी टाइप, वॉइस और अनवॉइस क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, वाउल क्या है, और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, फोनेटिक्स होती क्या है, उसकी 3 ब्रांचेस कौन सी हैं, और फोनोलॉजी में और फोनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, एलोफोन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, सारी बातें आपको पता हैं। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में आज हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, विच इज़ कॉल्ड सिलेबल्स। तो सिलेबल क्या है, इसको भी साथ समझ लेते हैं। सिलेबल बच्चों एक्चुअली जो लोग जानते हैं चले उनको और पता लग जाएगा, और जो नहीं जानते वो ज़रा केयरफुली इसको समझ लें। सिलेबल एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन का यूनिट है। जब भी आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो फिर उसके जो आप हिस्से बनाते हैं, उनके जो उसके जो स्लॉट्स करते हैं आप, ठीक है, उसको हम एक पार्ट को प्रोनाउंस करते हुए एक पार्ट को हम अलहदा अगर करें तो उसको हम सिलेबल कहते हैं। सो सिलेबल की एक खास बात यह है कि इट मस्ट कंटेन्स अ वाउल लाइक साउंड इंक्लूडिंग डिफ्थांग। वाउल या डिफ्थांग एक इसका जरूर हिस्सा होता है, वाउल के बगैर सिलेबल नहीं बन सकता, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सिलेबल आल्सो हैज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के लिए सी जो है यूज किया जाता है सिंबल इसके लिए, बिफोर द वाउल वी, सो इज रिप्रेजेंटेड एज सी वी। ये जो सी वी है ना, तो ये बड़ा कॉमन सा सिलेबल का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, सी वी यानी कॉन्सोनेंट, और फिर उसके बाद होता है वाउल वी, कॉन्सोनेंट वाउल। तो ये इसके साथ ये हमारे पास एक सिंबल आ जाएगा, एक सिलेबल का जो स्ट्रक्चर आ जाएगा। द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सिलेबल आर द ऑनसेट, वन आर द मोर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट जो पहले होता है वाउल से, पहले हिस्से को जो कॉन्सोनेंट पे मुश्तमिल अगर है उसको हम कहते हैं ऑनसेट, ठीक है। स्ट्रक्चर सारा हम देख लें इसको, और ये एक भी कॉन्सोनेंट हो सकता है और एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी हो सकता है पूरा, फॉलोड बाय राइम, ठीक है। तो बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है कि पहले ऑनसेट है, ऑनसेट में क्या चीज आएगी, सी आएगा यानी कॉन्सोनेंट आएगा ऑनसेट पार्ट के अंदर, और सेकंड पार्ट इज द राइम। राइम समटाइम्स रिटन एज राइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RIME, राइम वाला राइम भी। सो राइम हो या राइम, तो दूसरा ऐसा है। अब राइम में क्या चीज है, कंसिस्ट ऑफ ए वाउल, एक तो वाउल साउंड मस्ट होगी, विच इज ट्रीटेड एज द न्यूक्लियस। जो वाउल साउंड है उसको अगर अलग किया जाए, राइम के 2 हिस्से बनाए जाएं, अगर तो सिर्फ वाउल है तो वो न्यूक्लियस है, और प्लस एनी फॉलोइंग कॉन्सोनेंट डिस्क्राइब एज द कोडा, और अगर उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको हम कोडा कहेंगे। सिलेबल्स लाइक मी, अब देखें ये जो वर्ड है मी, मी में क्या है, एम में और ई है, यानी 2 साउंड है। मी पहले कॉन्सोनेंट है और फिर वाउल साउंड है, तो इसमें सी भी आ जाएगा स्ट्रक्चर इसका। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लिखे मी का, तो क्या लिखेंगे, सी वी। ये नीचे देखिए पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, आप ज्यादा अगर कोई कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये देखें। सिलेबल क्या है, प्रोनाउंसिएशन का बेसिक यूनिट है, ठीक है। और इसको अगर हम ब्रेक करें तो एक होता है ऑनसेट, ऑनसेट फर्स्ट पार्ट को कहेंगे, और राइम कहेंगे दूसरे पार्ट को। और राइम का पहला पार्ट है न्यूक्लियस, जैसे वाउल पर मुश्तमिल होगा, और दूसरा कोडा यानी कॉन्सोनेंट पर मुश्तमिल होगा। अगर बिल्कुल एक जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनेगा CVC, जैसे लाइक, लाइक वर्ड है ना, CVC क्यों, लाइक में ला साउंड पहले आ गया सी, और वाउल आ गया आई, आई आई साउंड है, और आई साइड ये जो है ना डिफ्थोंग है बेसिकली, और सी जो है ना वो कॉन्सोनेंट आ गया, तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो बनेगा CVC। और ये पहले क्या है, ऑनसेट है, दूसरा ऐसा राइम है। ला को निकाल दें तो आइक जो है ये राइम है, और आइक में आई जो है ये न्यूक्लियस है, और का साउंड जिस पे ये खत्म हो रहा है ये कोडा है, ठीक है। ये बात समझ आ रही होगी आई होप सो। सिलेबल लाइक मी आर टू आर नो हैव एन ऑनसेट एंड ए न्यूक्लियस, हो सकता है ये सारी चीजों में से कुछ हो, यानी ये हो सकता है ना हो, ये भी पॉसिबल है, और कोडा ना हो ये भी पॉसिबल है, ऑनसेट ना हो ये भी पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों में से एक तो बात है कि एक होगा, और दूसरी बात है कि न्यूक्लियस लाजमी होगा, यानी वाउल के बगैर जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन का वो आप यूनिट नहीं बना सकते हैं,
सिलेबल नहीं बना सकते। सिलेबल की पहली शर्त है कि वाउल मस्ट होगा उसके अंदर। तो इसमें आगे हम देखते हैं ये जो वाउल हैं, ये जो सिलेबल्स हैं, जैसे मी, टू, नो, ये सीवी स्ट्रक्चर है, यानी कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय द वाउल साउंड, ऑनसेट और राइम बस, हैव एन ऑनसेट एंड ए न्यूक्लियस बट नो कोडा, इनमें कोडा नहीं होता। दे आर नोन एज ओपन सिलेबल्स। ठीक है, ये अक्सर पेपर वगैरह में आ सकता है आपको, हो सकता है वो स्ट्रक्चर दे दें कि ये क्या है, और ओपन और क्लोज सिलेबल का फर्क पूछा जा सकता है। कोडा, ऑनसेट और ये जो चीजें हैं ना, ये पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनसेट कौन सा पार्ट कहेंगे वो पूछ सकते हैं आपसे, न्यूक्लियस किसे कहेंगे, कोडा किसे कहेंगे, ओपन सिलेबल कौन सा है, क्लोज सिलेबल क्या है। ठीक है, व्हेन ए कोडा इज प्रेजेंट एंड इन द सिलेबल, जैसे अप, अब अप में क्या है, अप में ये पहला नहीं है, ऑन सेट कोई नहीं है। ठीक है, यू और पी लगा हुआ है ना, तो यू एक सिंबल है जो किसके लिए लगा हुआ है, वाउल साउंड के लिए, और जो पी साइन है ये पा साउंड जो है उसके लिए लगा हुआ है, जो एक्चुअली हम प्रोनाउंस करते हुए से आगे लगा देते हैं वाउल, एक्चुअली वो होता नहीं है, हम उसे प्रोनाउंस कर नहीं सकते बेसिकली। सो अप, तो अब में क्या है कि वाउल है और क्लोज्ड बाय कोडा, कोडा इसके अंदर लगा हुआ है, कप में भी है, कप में तो पहले भी है बाद में भी है, पूरा सीवीसी स्ट्रक्चर है। एट और हैट दे आर कॉल्ड क्लोज सिलेबल, तो जिनमें कोडा होगा वो क्लोज सिलेबल है, कोडा नहीं होगा तो ओपन सिलेबल। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस काइंड ऑफ द सिलेबल फाउंड इन इंग्लिश वाउल लाइक ग्रीन। ठीक है, अब ग्रीन में देखें, ग्रीन वर्ड जो है GREEN, तो ये तो वाउल साउंड हो गया, ई लॉन्ग वाउल जो होगा, और जी और आर जो है GR, ये दो जो है इसमें कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो C V और N पे खत्म हो रहा है C। ठीक है, तो ये क्लोज सिलेबल हो गया क्योंकि कोडा मौजूद है, और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया CCVC क्लोज सिलेबल। एग्स में देखे VCC है, इसमें दो साउंड्स हैं बाद के अंदर। ठीक है, और VCC एंड के अंदर देख लें, हैम, इस तरह आए। ठीक है, सिर्फ वाउल साउंड है, ओनली वाउल साउंड पे भी हो सकता है, जैसे आए, ओनली वाउल आए, तो ये डिफ्थोंग है लेकिन है तो वाउल साउंड ना। तो आए जो है इसमें कोई नहीं है, ओपन सिलेबल होगा क्योंकि ना तो कोडा है और ना ऑनसेट है, तो ये शर्त हमारी पूरी हो गई। ये दोनों एब्सेंट हो सकते हैं लेकिन वाउल साउंड जरूर मौजूद होगा। अब जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब सिलेबल्स तेजी से कोई वर्ड्स हम अदा करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं, हम उनको साथ समझते हैं। और कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है ये भी आप समझ लें, अभी आपने देखा भी है एग्स के अंदर। ठीक है, बोथ द ऑनसेट एंड द कोडा कैन कंसिस्ट ऑफ द मोर देन ए सिंगल कॉन्सोनेंट, समटाइम कोडा पार्ट या ऑनसेट पार्ट, इसमें एक से ज्यादा सिलेबल भी हो सकते हैं, आल्सो नोन एज कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ठीक है, जैसे ST कॉन्सोनेंट क्लस्टर, जैसे CC आएगा, और ऑनसेट इन द स्टॉप में देखें, स्टॉप में ST, यानी दो कॉन्सोनेंट है फिर वाउल है, स्टॉप O है और फिर P है। ठीक है, तो इसमें शुरू में ये दो आ गए, जब एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट हो या दो या तीन हो तो हम इसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। पोस्ट में देखे बाद में आ गया, कोडा है, कोडा में कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, ऑनसोनेंट में, ऑनसेट में ST के अंदर है। बाकी इसमें देखें जो है ब्लैक है, ब्रेड, ट्रिक, ट्विन, फ्लैट, थ्रो। ठीक है, तो ये सारे में हमें नजर आते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर वगैरह। तो आगे चलते हैं हम ज्यादा जो है, ताकि वक्त हमारा ज़ाया ना हो, रहा हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर के हवाले से देख लें। ये जो बुक में आप इधर से आप देख रहे हैं, ये जॉर्ज यूल की बुक है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। उसमें हम चैप्टर देखते हैं द साउंड पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज। लास्ट जो हमने बुक देखी थी वो थी तारिक रहमान की बुक थी, लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स। तो हमने कहा था कि हम दोनों बुक से पढ़ेंगे, तो उसी में चूँकि उसमें ये चीज़ चूँकि डिटेल नहीं है, तो ये वाला पार्ट फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के मैंने यहाँ से लिया। अगला जो लास्ट हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और लास्ट टॉपिक भी है, दैट इज को आर्टिकुलेशन इफेक्ट। ये सिलेबल के साथ मिलता जुलता है। अब आपको पता है सिलेबल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं। तो अब को आर्टिकुलेशन इफेक्ट समझते हैं क्या होते हैं। जैसे कि आर्टिकुलेशन वर्ड से आपको पता है, यानी जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आर्टिकुलेटरी जो ऑर्गन्स हैं हमारे, या आर्टिकुलेटर्स हैं, ये आर्टिकुलेशंस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम साउंड्स इंडिविजुअल अदा कर रहे हो तो हम ध्यान रखते हैं और उनको अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन जब हम वर्ड्स में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे जब हम सेंटेंसेस में तेजी से प्रोनाउंस करते हैं फ्लुएंसी में, तो हम आपने देखा होगा कुछ वर्ड जो हैं वो बिल्कुल खाए जाते हैं, एक वर्ड कभी दूसरों के ऊपर असरअंदाज हो जाता है, या फिर जो है वो
कुछ वर्ड जो हैं वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलता कि वो थे कि नहीं, बीच में पूरे सेंटेंस में भी कुछ लेटर जो है वो गायब हो जाते हैं। इस सारे अमल को क्वार्टिकुलेशन इफेक्ट कहते हैं। इट इज क्वाइट अनयूजुअल फॉर a language to have a large consonant cluster of the type just described. In English, large clusters may be reduced in casual conversation speech. Okay, particularly if they occur in the middle of the word. This is just one example of the process that is usually discussed in the terms of coarticulation effects. ठीक है, तो ये जो वो इफेक्ट्स आते हैं, तो ये तीन किस्म के हमारे पास ये इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोआर्टिकुलेशन इफेक्ट अगर आए तो ये तीन होते हैं। एक होता है एसिमिलेशन, ठीक है, व्हेन टू साउंड सेगमेंट्स अकर इन सीक्वेंस एंड सम एस्पेक्ट ऑफ द वन सेगमेंट इज टेकन और कॉपीड बाय द अदर। जब दो इकट्ठे आ रहे हो और एक लेटर का, एक साउंड का दूसरे के ऊपर असर आ रहा हो, तो इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। In the physical production of the speech, this regular process happens simply because it is quicker, easier and more efficient for our articulators as they do their job. क्योंकि हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जो गले में हमने सारे आर्टिकुलेटर्स पढ़े हैं, तो वो जब तेजी से प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें कुछ अपनी आसानी के लिए भी कुछ चीजें एसिमुलेट करते हैं। थिंक ऑफ द वर्ड एज हैव, ठीक है, बाय इटसेल्फ, देन थिंक ऑफ हाउ इट प्रोनाउंस्ड इन द फ्रेज। अब एक फ्रेज में हैव को देखें, अलग से हमने कहा हैव, लेकिन हम फ्रेज देखते हैं, आई हैव टू गो। इन एवरीडे स्पीच इन दिस फ्रेज वी हैव स्टार्ट say that the ta sound in to, which is voiceless. We tend to produce a voiceless version of the preceding sound, resulting in what sounds more like fa than va. So we typically say have ta. तो जब हम इसे बिल्कुल इकट्ठा बोलेंगे इस फ्रेज को तेजी के साथ, स्पेशली जो अंग्रेज बोलते हैं, हम जो कि इंग्लिश पेपर के नेचुरल ये स्पीच की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह नहीं कहते जैसे हम कहेंगे। बहुत आराम से कहें तो वैसा कह सकते हैं, आई हैव टू गो, लेकिन वो इसे कहते हैं आई हैव टू गो, हैव टू गो। तो जब इसे तेजी से कहते हैं हैव टू गो, तो वो ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं हैवटा। ये देखें हैवटा, तो एक्चुअली वो कहते ही हैवटा है, आई हैव टू गो। तो वो, लेकिन ये वर्ड अब ऐसा क्यों हुआ? इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन इफेक्ट। जब हमारे आर्टिकुलेटर्स एक साउंड से दूसरी साउंड में जाएंगे तो वो मिक्स अप करेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो शॉर्ट हो जाएंगी, एक न्यू साउंड हमें ऐसा महसूस होगा। जैसे आपने सुना होगा कप ऑफ टी को अंग्रेज कहते हैं कपा टी, ठीक है, कप ऑफ टी नहीं कहते, कपा टी। अब कपा टी में देखें तो ऑफ सारे गायब हो गए। इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन इफेक्ट। तो सारे वर्ड्स जो है ना वो मिक्स अप हमें नजर आते हैं। एक और इफेक्ट है इसी तरह का कोआर्टिकुलेशन इफेक्ट की, एक और टर्म है नेजलाइजेशन। नेजलाइजेशन में एक्चुअली क्या होता है कि एक जो वर्ड, जो प्रीसीडिंग वर्ड है स्पेशली, अगर वो एन और एम है, यानी नेजल साउंड्स हैं, हमने जैसे देखी थी कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स ऐसी होती हैं जिनमें नाक से जो है वो रेजोनेंस पैदा होती है, तब वो प्रोड्यूस होती हैं, जैसे पिन, पैन, एन एन साउंड है ना, तो वो नेजल साउंड है। तो हम जब ये बात करते हैं तो फाइनल जो नेजल कॉन्सोनेंट्स है मेक इट easier to go into the nasalized articulation in the advance. This process is known as nasalization. होता क्या है कि वो अपने से पीछे जो वाउल साउंड है और जो वर्ड है उसको नेजलाइज कर देता है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्मॉल डायक्रिटिक। ये जो आप एक टेढ़ी सी एक लाइन नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड डायक्रिटिक। आर टिल्डे इसको कहा जाता है। ये ऊपर डाली जाती है जब कोई चीज नेजलाइज्ड हो रही हो, ये शो करने के लिए किसी नाक में बोलना है ओवर द वाउल साउंड, ठीक है। ये क्यों डाली जा रही है? क्योंकि इसका जो आगे है प्रोसीडिंग जो कॉन्सोनेंट है वो नेजल साउंड है, तो वो अपने प्रीसीडिंग साउंड को इफेक्ट करता है। यानी जब कोई एक आवाज दूसरी नाक से लेने वाली आवाज दूसरी आवाज को भी नेजलाइज बना दे, जो एक्चुअली है नहीं वो, तो हम इसे कहते हैं नेजलाइजेशन इफेक्ट और नेजलाइजेशन। आई होप कि ये इतना ज्यादा पेचीदा नहीं है, तो हम इसमें आगे जा सकते हैं। एक और जो आर्टिकुलेशन इफेक्ट है, ठीक है, वो है इलिजन। ठीक है, इलिजन क्या होता है? इट इज द लास्ट illustrate the normal pronunciation of the ये चले हमने इसको चूंकि पढ़े नहीं थे। There is also typical da sound included in the everyday pronunciation of the word like friendship. da sound फ्रेंडशिप में da sound आप बिल्कुल बोलते ही नहीं है। मतलब तेजी के साथ इंग्लिश पीपल जब कहेंगे फ्रेंडशिप, तो वो हमारी तरह मेरी तरह नहीं कहेंगे फ्रेंडशिप, पूरा ही बोल दिया मैंने बिल्कुल एक्यूरेट, हद तक एक्यूरेट मैंने बोला है।
लेकिन एक्चुअली तेजी से बोला जाएगा तो ये बन जाएगा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। डा साउंड जो है वो खत्म हो जाएगी, प्रोनाउंस ही नहीं होगी। जैसे सैंडविच, हम तो सैंडविच कहते हैं इंग्लिश में, अगर आप कभी तेजी से सुने किसी मूवी में, किसी सॉन्ग में, किसी जगह पे, तो वो कहते हैं सैंडविच, सैंडविच। डा साउंड है ही नहीं उसके अंदर। तो हम थोड़े जो सुनने वाले हैं वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली मौजूद होती है और इसको बोलना बुरी बात नहीं है। लेकिन इंग्लिश में जो नॉर्मल स्पीच है, जो रूटीन है, जो इंग्लिश पीपल के यहाँ जो रिवाज है, इस वक्त जो कस्टम है, वही हमारे लिए स्टैंडर्ड है, और उसमें ये डा साउंड मिस हो जाती है। इस मिस होने के अमल को हम कहते हैं, ये भी कोआर्टिकुलेशन इफेक्ट की वजह से है कि हमने फ्रेंड और शिप कहना था, तो फ्रेंडशिप इतनी तेजी से कहा है कि हमारे आर्टिकुलेटर्स ने डा साउंड प्रोड्यूस ही नहीं किया, उसको मिस कर दिया। इट इज कॉल्ड इल्यूजन, यानी मिस कर जाना, कोई स्लिप कर जाना उसको बिल्कुल। So this process of not pronouncing a sound segment that might be present in the deliberately careful pronunciation of a word in isolation is described as elision. तो अगर इसे बिल्कुल अंग्रेजों को कहा जाए आराम से बोले फ्रेंडशिप, तो वो सही बोलेंगे फ्रेंडशिप। लेकिन अगर जब डे टू डे स्पीच में बात करेंगे तो वो इल्यूजन करेंगे, कोआर्टिकुलेशन इफेक्ट आएगा और ये वर्ड नहीं प्रोनाउंस होगा। तो अगर कोई वर्ड कोआर्टिकुलेशन इफेक्ट की वजह से प्रोनाउंस ना हो, तो इस अमल को हम कहते हैं इल्यूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन किस्म के कोआर्टिकुलेशन इफेक्ट आते हैं। सिमुलेशन के दो साउंड जो है ना वो एक दूसरे को असर डालते हैं, जैसे हैव टू को हैफ्टा बना दिया, कप ऑफ टी को कपा टी बना दिया। इट इज कॉल्ड सिमुलेशन, यानी इकट्ठा कर दिया उन्होंने। नेजलाइजेशन, जब नाक से निकलने वाली जो आवाज है वो दूसरे कॉन्सोनेंट जो कि नॉन नेजल हैं बेचारे, उनको भी नेजलाइज बना देती हैं, तो इसको हम कहते हैं नेजलाइजेशन। और जब आप कोई साउंड बोले ही ना, बिल्कुल फ्रेंच फेप कर दें या सैंडविच कर दें, तो फिर हम कहेंगे इल्यूजन हो रहा है। और हमने यानी आज हमने क्या देखा, सिलेबल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और कोआर्टिकुलेशन इफेक्ट क्या है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है, और एसिमिलेशन, नेजलाइजेशन और इल्यूजन किसे कहते हैं। आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी। स्क्रीन पे आपके सामने भी चीज़ें थी।